नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जानकारियों के साथ साथ इन जानकारियों से जुड़े हुए लेटर्स भी आपको दिखाऊंगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने आई कार्ड इशू को लेकर के एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों, आपका एड्रेस, अगर आप परमानेंट एड्रेस को छोड़ के टेम्पररी एड्रेस में कहीं रह रहे हैं तो उस एड्रेस का भी आप आई कार्ड बना सकते हैं। इसको लेकर के गाइडलाइन क्या है वो आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ ईसीएचएस द्वारा एक महत्वपूर्ण लेटर पेंशनर को भेजा गया है। दोस्तों, ईसीएचएस का जब हम कार्ड बनवाते हैं तो ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन के तौर पर हमें जवानों को 30,000 रुपए, जेसीओ को 67,000 रुपए और अधिकारियों को 1,20,000 रुपए वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स को यह कंट्रीब्यूशन लागू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूशन उनसे भी लिया जाता है, तो उनको ये पैसा वापस होगा। जिस समय में उनका कटा है उस समय में जितना कंट्रीब्यूशन कटा है वो पैसा उनको वापस हो सकता है। आगे लेटर दिखा के इसको भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए पॉइंट भेजने का सिलसिला जारी है। सारे विभाग जो हैं अपने पॉइंट्स भेज रहे हैं। सीआरपीएफ ने भेज दिया, बाकी रेलवे ने भेज दिया, और भी कई विभाग हैं जिन्होंने भेज दिया, लेकिन डिफेंस के पॉइंट अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब की बार पोस्टल में विभाग ने भी 18 पॉइंट, अपने 18 पॉइंट भेज दिए, लेकिन डिफेंस के क्या पॉइंट होने चाहिए और वो अभी तक क्यों नहीं भेजे गए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सम्मिलित कराने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, पूर्व सैनिकों के आई कार्ड जारी करने को लेकर रक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी किया। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें आप अगर टेम्पररी एड्रेस में भी रह रहे हैं, आप अगर किराए के मकान में भी रह रहे हैं, तो आप उस एड्रेस पर भी अपना आई कार्ड बनवा सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड द्वारा। लेकिन उसके लिए कुछ हिदायतें हैं, कुछ गाइडलाइन है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं केंद्र सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया 18 फरवरी 2025 का लेटर है। और इस लेटर में आई कार्ड में एड्रेस से जुड़ा हुआ कुछ गाइडलाइन, कुछ एडवाइजरी दिया गया, आप देख पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग एंड इशू ऑफ न्यू डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड टू एक्स सर्विसमैन, यानी कि नया आइडेंटिटी कार्ड इशू करना हो या डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड इशू करना हो, उसका एड्रेस से जुड़ा हुआ कुछ गाइडलाइन, कुछ हिदायत इस लेटर में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ ex-serviceman I card has to be adopted by the issuing authority, that is राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, in the case of required of address proof, यानी कि एड्रेस प्रूफ की जरूरत हो तो नीचे दिए गए जो प्रावधान है, जो नियम है, उनको मानना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड ने। सबसे पहला नियम क्या है? The address mentioned in discharge book is considered only for ascertaining the पेरेंट जिला सैनिक बोर्ड ऑफ द ईएसएम, यानी कि जो डिस्चार्ज बुक में एड्रेस दिया गया है वो उनका पेरेंट जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है उस चीज को तय करने के लिए है केवल। आगे दोस्तों, एड्रेस प्रूफ हैज टू बी सबमिटेड सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट इशूड आई कार्ड document other than discharge book such as epic voter card, Aadhaar card, passport, electricity bill, water bill, gas connection voucher, property ownership, rental document etc. यानी कि डिस्चार्ज बुक को एड्रेस प्रूफ की तरह नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ बताया गया, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज बुक के अलावा एक लेना पड़ेगा आई कार्ड इशू करने से पहले जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड को। अगला पॉइंट देखिए, द एड्रेस प्रूफ एज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल शुड मैच विद द एड्रेस मेंशन्ड इन डिस्चार्ज बुक, लेकिन वो एड्रेस डिस्चार्ज बुक के साथ मैच होना जरूरी है। अनलेस द एप्लीकेंट इज सीकिंग आई कार्ड फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम पेरेंट प्रीवियस जिला सैनिक बोर्ड, यानी कि अगर दूसरा एड्रेस पेंशनर सबमिट करते हैं, एक्स सर्विसमैन सबमिट करते हैं, तो दूसरा जो एनओसी है वो लेना पड़ेगा पुराने जिला सैनिक बोर्ड से। यानी कि जिस जिला सैनिक बोर्ड से आप आई कार्ड ले रहे हो वो अगर आपका पेरेंट जिला सैनिक बोर्ड नहीं है तो आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन आपका पेरेंट जिला सैनिक बोर्ड से आपको एनओसी लेकर के उनको देना पड़ेगा। अगला नियम है, इन केस एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्चार्ज बुक बट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट
covered by the parent जिला सैनिक बोर्ड, then the जिला सैनिक welfare officer may issue a I card after duly verifying the present address details। यानी कि जो एड्रेस है वो अगर डिस्चार्ज बुक से अलग है, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, वोटर आईडी या जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें अगर डिस्चार्ज बुक से अलग अलग जो है एड्रेस है लेकिन उसी जिला के अंदर का है, तो जिला सैनिक वेलफेयर अधिकारी जो है उस एड्रेस को वेरीफाई करके उसी एड्रेस में आई कार्ड इशू कर सकते हैं। अगला नियम है, इन केस ईएसएम इज रिजाइडिंग इन रेंटेड प्रेमिसेस द ईएसएम विल रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फ्रेश एड्रेस प्रूफ एवरी टाइम द एड्रेस चेंजेस टू एनेबल द जिला सैनिक बोर्ड टू अपडेट देयर रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर कोई रेंटेड घर में, कोई किराए के घर में है और उस एड्रेस पर अपना आई कार्ड इशू करवा लिया है, तो जब भी उसका परिवर्तन होता है, दूसरा जगह पर जाते हैं, तो जब भी ऐसा एड्रेस चेंज होता है वो एड्रेस चेंज का इंफॉर्मेशन जो है जिला सैनिक बोर्ड को पेंशनर द्वारा दिया जाना जरूरी है। तो ये दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड किस तरीके से आई कार्ड इशू करे, एड्रेस किस तरीके से एड्रेस प्रूफ ले, उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जानकारी, ये हिदायत जारी की गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एचसीपीसी के टीओआर में 18 पॉइंट्स भेजे गए पोस्टल विभाग द्वारा। जी हाँ, पोस्टल विभाग द्वारा अभी 18 पॉइंट भेजे गए हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सम्मिलित कराने के लिए 8वें पे कमीशन के। डिफेंस के पॉइंट्स क्या क्या हैं, किसने भेजा डिफेंस के एचसीपीसी के टीओआर के पॉइंट्स? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा सभी विभागों ने अपने पॉइंट्स भेज दिए। रेलवे ने भेज दिया, अर्धसैनिक बलों ने भेज दिया, पोस्टल विभाग ने भेज दिया और भी बहुत सारे विभाग हैं जिन्होंने भेज दिया, लेकिन अभी तक डिफेंस की तरफ से कोई पॉइंट गया हुआ हो ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों डिफेंस के भी कॉमन पॉइंट्स के अलावा भी अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। आपको मैं अगर बता दूं तो इक्वल एमएसपी का मुद्दा, जिसको हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल करने के लिए भेज सकते हैं। जो ऑनरेरी रैंक्स हैं, जिनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने के लिए भी हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में पॉइंट सम्मिलित कराने के लिए भेज सकते हैं दोस्तों। 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसीपी लागू कराने का मुद्दा भी हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में जो है सम्मिलित कराने के लिए भेज सकते हैं। ग्रेड पे जो 2016 में एबोलिश कर दिया गया, उसको दोबारा से लागू कराने की मांग भी हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में भेज सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ऐड करवाना चाहिए, ताकि आगे 8वां पे कमीशन जब काम करना शुरू करे तो उन मुद्दों के ऊपर भी काम करे, उन मुद्दों के ऊपर भी छानबीन करे। लेकिन अभी तक भी डिफेंस की तरफ से या हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से कोई भी पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सम्मिलित कराने के लिए भेजा गया हो या पहुंचा हो पेंशन मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ग्रुप बी का लेटर है। अब इस लेटर में देखिए, इन्होंने बिल्कुल बाकायदा बारीकी से हर एक पॉइंट में इलाबोरेट करके पूरा विस्तृत ब्यौरा दे करके कुल 18 पॉइंट भेजे हैं दोस्तों। अब इस तरीके से, ये तो पोस्टल विभाग के पॉइंट्स हैं, इस तरीके से सारे विभागों ने लगभग अपने अपने पॉइंट्स भेज दिए हैं। तो इसी तरीके से डिफेंस के भी पॉइंट्स जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री या पेंशन मिनिस्ट्री में जाने जरूरी हैं, ताकि जब भी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकले आगे 8वां पे कमीशन गठित हो करके, तो उस समय में हमारे पॉइंट्स को भी तवज्जो मिले। तो अगर लेटर आया है डिफेंस मिनिस्ट्री में या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको आया है, तो जल्दी से जल्दी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भेज देने चाहिए और उनको सार्वजनिक भी करने चाहिए, ताकि सभी पेंशनर्स को, डिफेंस पेंशनर्स को पता लग सके कि उनके क्या क्या पॉइंट्स और किन्होंने भेजे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है दोस्तों। 8वां पे कमीशन अब बैठने जा रहा है, तो उससे पहले हमारा अगर इस तरीके से रवैया रहा, हमारे पॉइंट्स नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा डिसएडवांटेज रहेगा इस विषय के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कुछ लाभार्थियों का ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन होगा रिफंड। जी हाँ दोस्तों, ईसीएचएस में आज के डेट में जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, वन टाइम कंट्रीब्यूशन, वो देना पड़ता है ऑफिसर्स को 1,20,000 रुपए, जेसीओज को 67,000 रुपए और जवानों को 30,000 रुपए। अब जो एमएससीपी न्यायसुधार हैं उनको भी 67,000 ही देना पड़ता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देखिए, ये कंट्रीब्यूशन वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईसीएचएस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से वो शब्द कंट्रीब्यूटरी उसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन है, कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए ये माफ किया गया है।
तो जिनको ये माफ किया गया है, देखा गया है समय समय पर कि उनसे भी ये कंट्रीब्यूशन ले लिया गया, तो उनको अगर उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे कटा है तो जिस समय भी कटा है, जितना भी उनका कटा है, उतना कंट्रीब्यूशन उनका वापस हो सकता है, वापस होगा। जी हाँ, ईसीएचएस का एक ऐसा ही लेटर एक पेंशनर को एड्रेस किया गया है। चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस द्वारा यह महत्वपूर्ण एक लेटर जारी किया गया 21 फरवरी 2025 को, जो कि पेंशनर को एड्रेस किया गया है। पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स से ग्रीवेंस डाला। अब ये लेटर सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अगर इस कैटेगरी के पेंशनर हैं तो आपका भी जो ईसीएचएस के लिए कंट्रीब्यूशन लगा है वो कंट्रीब्यूशन रिफंड हो सकता है। जी हाँ, हालांकि इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा पेंशनर्स नहीं है, लेकिन ये पाया गया है कि बहुत सारे इस कैटेगरी के पेंशनर हैं जिनका ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लिया गया है, तो उनको ये कंट्रीब्यूशन रिफंड हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो लेटर में क्या कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोविजंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW, ECHS membership is granted to eligible person on payment to one-time contribution amount. However, exemption from payment of one-time ECHS contribution has been sanctioned to the following categories. अब किनको एग्जाम्पशन है, जो पेमेंट है वन टाइम, जो आज के डेट में जवानों के लिए 30,000 है, जेसीओ के लिए 67,000 है और अधिकारियों के लिए 1,20,000 रुपए है, जो ईसीएचएस कार्ड बनाने से पहले पेमेंट करना पड़ता है। वो किन को माफ है? अगर इन कैटेगरी के पेंशनर का कट गया है पैसा, ये जो अमाउंट है, तो वो वापस मिल सकता है। कौन सा कैटेगरी है? प्री 1996 के पेंशनर, और उसके लिए अथॉरिटी है आर्मी हेडक्वार्टर का ये लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये 2007 का लेटर। यानी कि दोस्तों, अगर कोई भी पेंशनर 31 दिसंबर 1995 या उससे पुराना रिटायरी है और उनसे ईसीएचएस कार्ड बनाते समय कंट्रीब्यूशन लिया गया है, जिस समय में जो रेट था उस रेट में लिया गया है, तो वो वापस होगा। जो रेट अभी मैंने बताया 30,000, 67,000 और 1,20,000, वो अभी का रेट है। लेकिन जब आपने कार्ड बनवाया उस समय में अगर आप इस कैटेगरी के पेंशनर हैं और आपसे पैसा लिया गया है, तो जितना लिया गया है वो वापस हो सकता है आज भी। और वार विडोज के लिए भी ये कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है, ये देखिए, और उसके लिए अथॉरिटी है 2004 का ये लेटर। आगे दोस्तों, वार डिसेबल्ड, अगर कोई वार डिसेबल्ड पेंशनर है तो उनको भी दोस्तों ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं लगता, जिसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये लेटर है। यानी कि 3 कैटेगरी के पेंशनर जो कि 31 दिसंबर 1995 या उससे पुराने रिटायरी हो, वार विडोज हो, या तो फिर वार डिसेबल्ड पेंशनर हो, तो उनको कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है। इनमें से अगर किसी को कंट्रीब्यूशन लिया गया है तो उनका लिया गया कंट्रीब्यूशन वापस हो जाएगा। अब जिन पेंशनर का ये केस था उनको जवाब दिया गया है जो है ईसीएचएस द्वारा कि इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अप्रोच concerned record office to ascertain your eligibility for refund of one-time ECHS contribution if deemed fit according to the policy mentioned at para 2 Charlie above। यानी कि पैरा 2 का ये 2 नंबर पैराग्राफ का सी, यानी कि वार डिसेबल्ड पेंशनर से कंट्रीब्यूशन ले लिया गया जिन्होंने ये ग्रीवेंस डाला था, तो उनको ये जवाब ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें। ये वाला रूलिंग के हिसाब से पैरा 2 चार्ली का ये जो रूलिंग है, उस रूलिंग के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन रिफंड हो जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर गलती से आप भी उन्हीं कैटेगरी के पेंशनर में से हैं और गलती से आपका भी कंट्रीब्यूशन काट लिया गया, तो आपको आपका केस प्रोसेस करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस को। आपको सीपी ग्राम्स के थ्रू से आपका ग्रीवेंस भेजना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस को, ताकि रिकॉर्ड ऑफिस आपका केस प्रोसेस करे और जो भी वो कटिंग जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपका वापस आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।